नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने सत्तारूढ़ डीएमके सरकार की विफलताओं को उजागर करने को कहा। रेलवे ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली 3 तिमाहियों में पूंजीगत व्यय का 80% से अधिक उपयोग किया। इसमें सुरक्षा, क्षमता विस्तार और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 32,000 से अधिक पुलिस पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एक बार के लिए आयु में 3 साल की छूट दी। भारत ने ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बीच भारतीय नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने और उचित सावधानी बरतने का परामर्श जारी किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वेनेजुएला में अमेरिकी अभियान और उसके बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर आपातकालीन बैठक में चर्चा करेंगे। और दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 246 रन का लक्ष्य दिया। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। आज तिरुचि में एक बैठक में उन्होंने सत्तारूढ़ डीएमके की विफलताओं को राज्य की जनता के सामने लाने और भ्रष्ट मंत्रियों को बेनकाब करने को कहा। उन्होंने राज्य की वर्तमान सत्ता को चुनौती देने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एआईएडीएमके नेताओं के साथ भी चर्चा की। इससे पहले कल एक जनसभा में श्री शाह ने डीएमके सरकार पर वंशवादी शासन स्थापित करने और हिंदू विरोधी रुख अपनाकर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछली कई सदियों में सोमनाथ मंदिर पर हुए हमलों के बावजूद मंदिर भारतीय सभ्यता की आत्मा के जीवंत उदाहरण के रूप में शान से खड़ा हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि यह वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से 1000 वर्ष पूर्व विदेशी आक्रांताओं द्वारा सोमनाथ मंदिर पर पहला हमला किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ शब्द सुनते ही देशवासियों के मन में अद्भुत साहस और गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आशा का अनहद नाद है। अगर 1000 साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है, तो हम 1000 साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। आइए इसी प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ते हैं, एक नए संकल्प के साथ, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए, एक ऐसा भारत जिसका सभ्यतागत ज्ञान हमें विश्व कल्याण के लिए प्रयास करते रहने की प्रेरणा देता है। जय सोमनाथ। भारतीय तटरक्षक बल ने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को आज अपने बेड़े में शामिल किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गोवा में इस पोत का शुभारंभ किया। श्री सिंह ने कहा कि ये पोत समुद्री प्रदूषण नियंत्रण नियमों को लागू करने, समुद्री कानून प्रवर्तन, खोज और बचाव अभियानों में सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा। समुद्र प्रताप भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है और कोस्ट गार्ड फ्लीट की अब तक की सबसे बड़ी यह पोत है। 4170 टन का डिस्प्लेसमेंट और 115 मीटर की लंबाई अपने आप में इसकी विशालता को दिखाती है। 22 नॉट्स की स्पीड इसकी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को दर्शाती है। इसमें एडवांस पॉल्यूशन डिटेक्शन सिस्टम, डेडिकेटेड पॉल्यूशन रेस्पॉन्स बोट्स और आधुनिक फायर फाइटिंग कैपेबिलिटी भी मौजूद है, जिससे इसकी रीच और इफेक्टिवनेस कई गुना बढ़ जाती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में खुद बातें मोती लाल किले की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किया। श्री प्रधान ने बताया कि पुस्तक में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर आधारित प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली का प्रमुखता से वर्णन है। खुद बातें मोदी नाम की ये किताब असल में 2004 से 15 तक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए भाषणों का संग्रह है। माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण जहां उनकी असरदार भाषण शैली का सबूत है, वहीं ये भाषण इस देश के विकास और खुशहाली के लिए उनके खास विजन का भी दर्शाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
भारतीय रेलवे ने चालू वित्त वर्ष की पहली 3 तिमाहियों में पूंजीगत व्यय का 80% से अधिक उपयोग किया है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि यह व्यय मुख्य रूप से सुरक्षा उपायों, क्षमता वृद्धि, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं पर केंद्रित रहा है। इनमें 164 वंदे भारत और 30 अमृत भारत रेलगाड़ियों की शुरुआत, कवच स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली का कार्यान्वयन, 99% से अधिक ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण और नई लाइनों, गेज रूपांतरण, ट्रैक दोहरीकरण, यातायात सुविधाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश और महानगरीय परिवहन प्रणालियों में संबंधित प्रमुख कार्य शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस और पीएससी कांस्टेबल भर्ती के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद यूपी सिविलियन पुलिस और समकक्षों के लिए प्रस्तावित ऑडिट भर्ती 2025 के अंतर्गत आयु सीमा में एक बार 3 वर्ष की छूट का फैसला लिया गया है। सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत कुल 32,679 पदों को भरा जाएगा। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को रोकने के अनुरोध से संबंधित झूठे दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर अभियान तृणमूल कांग्रेस के फर्जी मतदाताओं, दिवंगत मतदाताओं और अवैध घुसपैठियों को उजागर कर रहा है। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने कथित तौर पर वर्षों से चुनाव में धांधली की है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया जब फाइनल वोटर लिस्ट हो जाएगा, एक भी बिहार का जेन्युइन वोटर का नाम डिलीट होगा तो सुप्रीम कोर्ट में आ जाओ भाई, प्रोटेक्शन दूंगा विद डॉक्यूमेंट। बिहार का वोटर लिस्ट पब्लिश हुआ, एक भी आदमी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया है, चुनाव हो गया है, टुकड़ा साफ हो गया है, इंडी का सरकार भी बन गया है, बंगाल में चल रहा है। अभी कुछ है तो उनको जाना चाहिए, नहीं तो 14 फरवरी का बाद कुछ जेन्युइन वोटर का नाम जो इंडियन है उसका नाम डिलीट हो जाएगा तो विद डॉक्यूमेंट चला जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने उमर खालिद और शर्जील इमाम का समर्थन करने के लिए कांग्रेस से माफी की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि दोनों को कांग्रेस और उसके समर्थकों की सहानुभूति के साथ विदेशों से भी पत्र मिल रहे हैं। जो दिल्ली में दंगे किए गए वो दरअसल संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग भी नहीं, मैं तो कहूंगा हिंदू विरोध का और यही एम फैक्टर, वोट बैंक फैक्टर का सबसे बड़ा उद्योग था, जिसके लिए दुआ इबादत भी रोज कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं कि हिंसात्मक रूप से यहाँ पर सत्ता का तख्ता पलट करवाया जाए। इस दृष्टिकोण से यहाँ पर हिंदू विरोधी नरसंहार जिस प्रकार से 1000 वर्ष पहले भी हमने देखा था उसी प्रकार से करवाया गया। जम्मू और कश्मीर में मुख्य सचिव अटल टुल्लू ने आज सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन प्रगति मंच के परिवर्तनकारी प्रभाव के बारे में बताया। इसने प्रमुख विकास परियोजनाओं को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि ये मंच लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने और बड़ी परियोजनाओं को समय पर क्रियान्वयन किया है। मुख्य सचिव ने प्रगति एट 50 के महत्व को रेखांकित किया। विशेष श्रृंखला में आज प्रगति के माध्यम से जम्मू कश्मीर में हुए विकास कार्यों पर पेश है एक विशेष रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में विश्व स्तरीय ढांचा विकसित किया जा रहा है, जिसमें प्रगति व्यवस्था के तहत केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश के बीच तालमेल से बड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना 1995 में शुरू की गई थी और लगभग 25 सालों तक इसमें बहुत कम विकास हुआ। हालांकि प्रगति व्यवस्था के तहत कड़ी निगरानी में आने के बाद बेहतर अंतर विभागीय तालमेल और प्रधानमंत्री द्वारा उच्चतम स्तर पर सीधे दखल के कारण इस परियोजना को काफी रफ्तार प्राप्त हुई। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सभी परियोजनाओं की निगरानी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली प्रधानमंत्री समूह द्वारा की जाती है, जबकि उनमें से सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा सीधी प्रधानमंत्री द्वारा प्रगति बैठकों के माध्यम से की जाती है। इस क्षेत्र में परियोजना निगरानी समूह पोर्टल पर मौजूदा समय में 4,12,000 करोड़ रुपए की 61 परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है। इनमें से 69,000 करोड़
रुपए की 15 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 3,43,000 करोड़ रुपए की 46 परियोजनाएं अलग अलग चरणों में हैं। प्रगति के तहत जम्मू कश्मीर में 1,12,000 करोड़ रुपए की 15 उच्च प्राथमिकता परियोजनाओं की प्रधानमंत्री द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है। इन परियोजनाओं से संबंधित 59 मुद्दों पर अब तक चर्चा की गई है, जिनमें से 57 यानी लगभग 96% को योग्यता के आधार पर हल किया गया है, जिससे जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रदेशों में शामिल हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैना। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को देश भर से किसानों का समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र में किसानों ने आकाशवाणी से बातचीत में इस अधिनियम को ऐतिहासिक निर्णय बताया। मैं सुभाष मुन्ना राठौड़, मौजे नागलगांव, तालुका उदगीर, जिला लातूर। विकसित भारत जीजीराम विधेयक, इससे ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार और संसाधन मिलेंगे। गांव में सड़क, पानी, स्वच्छता, डिजिटल सुविधाएं और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले का हम सभी ग्राम वासियों की ओर से स्वागत करते हैं। मैं संग्राम पवार, रहने वाला नागलगांव, तालुका उदगीर, डिस्ट्रिक्ट लातूर। विकसित भारत जी राम जी विधेयक से हम जैसे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इस कानून के जरिए गांव स्तर पर बुनियादी सुविधाएं, रोजगार, सड़क, पानी और अन्य आवश्यक सेवाएं मजबूत होगी। अब योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उनका सीधा लाभ लोगों तक पहुंचेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक न्यूयॉर्क में हो रही है। इसमें वेनेजुएला पर अमेरिकी अभियान और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर चर्चा की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इसे खतरनाक कदम बताया है। सुरक्षा परिषद की यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे विषय पर है। राजनीतिक और शांतिक निर्माण मामलों की अवर सचिव रोजमेरी डिकार्लो ने महासचिव अंतोनियो गुतेरेश की ओर से एक बयान दिया है। यह बैठक कोलंबिया के अनुरोध पर बुलाई गई है, जिसे चीन और रूस का समर्थन प्राप्त है। विदेश मंत्रालय ने आज एक यात्रा दिशा निर्देश जारी कर भारतीय नागरिकों से आग्रह किया है कि हाल की घटनाक्रमों को देखते हुए अगली सूचना तक ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचें। ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों को सावधानी बरतने और विरोध प्रदर्शन वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फ्रांस के पेरिस में स्वीकी सेट्रा में भारत और फ्रांस के बीच बुनी गई कहानियां नामक प्रदर्शनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी भारत की वस्त्र विरासत, कौशल और रचनात्मकता को प्रदर्शित करती है और दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। भारतीय सेना के इंजीनियरों ने श्रीलंका के मध्य उवा प्रांतों के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सेना के इंजीनियर टास्क फोर्स ने B492 राजमार्ग पर 100 फुट लंबा बेली ब्रिज बनाकर सड़क संपर्क बहाल किया है। बेनोनी में दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत को 246 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 22वें ओवर में 2 विकेट पर 164 रन बना लिए हैं। खराब मौसम के कारण मुकाबले को 27 ओवर का कर दिया गया है। डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर भारत को 174 रन का लक्ष्य दिया गया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में जमाकर्ताओं की सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकिंग प्रक्रियाओं में हाल के बदलावों पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य महाप्रबंधक संचालन मैरी साग्या धनपाल और भारतीय बैंकिंग और वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और पूर्व वरिष्ठ बैंकिंग पेशेवर डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन परिचर्चा में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता बैंकिंग सेवाओं, ग्राहक सुरक्षा और बैंकिंग क्षेत्र में हाल में सुधारों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके पर विफल होने का आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से इसे उजागर करने को कहा। रेलवे ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली 3 तिमाहियों में पूंजीगत व्यय का 80% से अधिक उपयोग किया। इसमें सुरक्षा, क्षमता विस्तार और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 32,000 से अधिक पुलिस पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एक बार के लिए आयु में 3 साल की छूट दी।
भारत ने ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बीच भारतीय नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने और उचित सावधानी बरतने का परामर्श जारी किया। वेनेजुएला में अमेरिकी अभियान और उसके बाद राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।